स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने जन आंदोलन वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो आपके पूरे कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत में शिक्षा का विकास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है आपके पास, ए मद्रास में, बी बम्बई में, सी अलीगढ़ में, या फिर ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। पहला मदरसा अंग्रेजों ने कलकत्ता में स्थापित किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने वह स्थापित किया था कब? 1780 में। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी, और ये भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया पहला मदरसा था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास, ए सर विलियम जोन्स, बी विलिंकिस, ऑप्शन सी मैक्समूलर, या फिर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। और ये देखिए आपसे RAS में भी पूछा गया है। इसके अलावा UP PCS, छत्तीसगढ़ PCS वगैरह कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसने? तो उन्होंने स्थापना करी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, जिसमें वो उनका मेन मकसद क्या था इसके पीछे, कि वो एशिया की जो सोशियल कल्चर था, यानी कि सामाजिक रीति रिवाज, इतिहास, कला, इन सब चीज़ों के बारे में वो पढ़ें। उनका यहाँ पर अध्ययन करना इनका मेन मकसद था एशियाटिक सोसाइटी को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, तो देखिए 1784 में, जो कि हमने अभी आपको बताया, हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना करी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। फिर वो धीरे धीरे आगे किस प्रकार से यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील होता है, उसकी स्थापना की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको मुख्यतः याद रखना है किसके बारे में? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। कब? 1784 में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास को पढ़ना, पुरातात्विक संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य, इन सभी का अध्ययन करना। ये यहाँ पर हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए जोनाथन डंकन, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मैकाउले, या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन जो था उसने बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय यानी कि फर्स्ट संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने कहाँ की? बनारस में की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन है, ए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार किया था। कारण है, आर वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्मट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए कूट क्या क्या दिए गए हैं। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। तो देखिए हमने बात करी थी आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी उसकी स्थापना कब की गई? 1784 में। फिर हमने आपका गवर्नर जनरल और वायसराय वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने बात की थी वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था आपका 1774 से 1785 तक, और 1784 में आपकी स्थापना होती है किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। तो इसलिए यह आपका सही है। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो एक विद्वान था, और जो प्राचीन भाषा थी उनको भी पढ़ने समझने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित था, और लोगों को भी प्रोत्साहित करता था, संस्कृत, फारसी, अरबी इनके लिए। और इसी लिए उसने सहयोग किया और समर्थन दिया 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाने में, और उसकी स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा। और इसीलिए फिर उसने इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अध्यक्षता करने का भी जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर हमें यह याद, वो उसने अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, उसके द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स हम जानते हैं 1774 से 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो पहला आपका यहाँ पर क्या है? ये कथन सही था और इसका कारण भी सही था। अब देखिए आगे यदि हम इसके बारे में बात करें तो चार्ल्स विलिंकिंस, नाथनियल हेडेल, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विलिंकिंस द्वारा किए गए क्या किया उसने? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। उसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आपको ये याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित की गई, किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। और किसके शासनकाल में हुई? तो यह आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई। 1784 से 1774 से 85 तक का उसका शासनकाल था, उस समय में इसकी स्थापना हुई। और विलियम हेस्टिंग्स जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो खुद ही एक विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, इसलिए उसने इसके जो है एस्टेब्लिशमेंट में, इसकी स्थापना में पूरा समर्थन और सहयोग दिया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन है आपके पास: ए दादा भाई नेरोजी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी राजा राम मोहन रॉय, या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, या फिर मधुसूदन दत्त जो थे उन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसिएटे एसेक्वेट जो है उसकी स्थापना 1822 में की गई। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ यही याद रखनी है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे दी गई थी? तो वह माइकल मधुसूदन दत्त को दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है आपके पास: ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विलिंकिंस, सी एलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर ऑप्शन डी जॉन मार्शल। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलिंकिंस जो था उसके द्वारा सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसकी हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में भी इसकी हमने चर्चा की थी। तो देखिए यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विलिंकिंस ने भगवत गीता का प्रथम
आंग्ल अनुवाद यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। विलियम जोन्स कौन था यदि इसकी बात करें तो ये हमने डिस्कस किया, इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल, ये दोनों किससे संबंधित रहे? तो ये दोनों तो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित रहे, पुरातत्व विशेषज्ञ थे, जिनकी बात हम एंशियंट हिस्ट्री के जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर काफ़ी डिटेल में करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अब देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक यूनिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है यहाँ पर ए चार्ल्स विलिंकिंस ने, बी हेनरी कोलब्रुक ने, सी यूहान वोल्फ गांग फोन गेटे ने, या फिर ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स ने। यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सर विलियम जोन्स। चार्ल्स विलिंकिंस जो था उसने किसकी करी थी? तो देखिए इसने तो भगवत गीता की, इसने आपके भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, लेकिन कालिदास की रचना शकुंतला का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था किसने? सर विलियम जोन्स ने। वही विलियम जोन्स जिसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या कहा गया है? सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। कौन थे ये? कलकत्ता जो हाई कोर्ट था उसके न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी 1784 में, वे क्या थे? वे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये एक मैगजीन भी निकालते थे एशियाटिक रिसर्चेज करके। फिर 1789 में जो है इन्होंने कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसके टोटल 5 संस्करण यानी कि 5 वॉल्यूम उसके प्रकाशित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके पास ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो देखिए यदि हम इसकी बात करें तो जब ब्रिटिश का यहाँ पर रूल धीरे धीरे इस्टेब्लिश होता गया तो अंग्रेज यहाँ पर कम संख्या में थे, भारतीय बहुत ज़्यादा थे और अंग्रेज़ों की आवश्यकता थी कि इस देश को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, सेना को, पुलिस को, इन सबको चलाने के लिए उन्हें एक जो छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उन्हें भारतीयों की ज़रूरत थी कि कैसे थोड़े बहुत शिक्षित भारतीय लोगों की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें उन पदों के लायक बनाया जाए, वहाँ पर भर्ती किया जाए जिससे वो सुचारू रूप से हमारे राज को यहाँ पर चलाएं। ये उनका मुख्य उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के प्रसार का भारत में अंग्रेजों का। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी, यहीं के लोग काम करते, कम पैसा उन पर खर्च करना पड़ता और उनका काम भी बहुत ही अच्छे से हो जाता। यह उनका मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन है आपके पास ए वुड्स डिस्पैच 1854, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1853 या फिर ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
बी, चार्टर एक्ट या फिर चार्टर अधिनियम 1813 जो था उसमें प्रावधान था कि हर वर्ष जो है भारत में शिक्षा के लिए एनुअल बजट 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, जो कि अगले 20 साल तक बिल्कुल भी उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया, उसमें पैसा इकट्ठा होता रहा। जब ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर दलील दी जाती है कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हम वहाँ पर शिक्षा की शुरुआत कैसे करें, अंग्रेजी में पढ़ाएं या उनकी भाषा में पढ़ाएं, और अंग्रेजी पढ़ाएं तो कब से पढ़ाना चालू करें, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। फिर बाद में इनके लिए अलग अलग डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है, अलग अलग वुड डिस्पैच और सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें याद रखना है, सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए एनुअल बजट किस एक्ट में तय हुआ, तो चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813 में यह फिक्स हुआ था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वुड डिस्पैच, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। पहला कथन दिया गया है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा कथन है यहाँ पर, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आपका वुड डिस्पैच जो है वह वैसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है टॉपिक आपके एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया को लेकर। तो देखिए पहला कथन देखते हैं, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट एंड एड की शुरुआत की गई वुड डिस्पैच में, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई यानी कि यूनिवर्सिटीज़ बनाने की सिफारिश इसमें की गई, तो यह कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तो यह आपका गलत कथन है। यानी कि यहाँ पर आपका पहला और दूसरा कथन ही सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 और 2 यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें वुड्स डिस्पैच की, तो देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में आया था, कब, 1854 में। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, वुड डिस्पैच कब आया, तो यह आपका 1854 में आया था। इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई, तो देखिए इसमें बताया गया, जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 साल तक 1 लाख बजट हर साल इकट्ठे होता रहा। जब पूछा गया कि क्यों खर्च नहीं हुआ, तो कारण कंपनी ने बताया कि हमें समझ नहीं आ रहा हम शिक्षा कैसे शुरू करें वहाँ पर। तो आपका वुड डिस्पैच आता है, वो एक लंबी चौड़ी घोषणा करता है, उसमें कई सारी चीज़ें बताता है, जैसे कि उसमें कई चीज़ें बताई गई कि क्या उद्देश्य होगा यहाँ पर शिक्षा का, माध्यम क्या होगा, क्या क्या सुधार करने हैं, और इसके अलावा इसमें जो पाश्चात्य शिक्षा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको कैसे यहाँ पर बढ़ावा देना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, इस पर भी काफ़ी जोर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया आपके वुड डिस्पैच में, तो पहला है वेस्टर्न एजुकेशन पर, ठीक है। दूसरा इंग्लिश, कहाँ, एट हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा जो है वह आपकी अंग्रेजी में होनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया था। लेकिन साथ साथ में देशी भाषाओं में भी शिक्षा देनी होगी, यह कहा गया था। इसके अलावा इसमें कहा गया कि जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी के अनुसार हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, और इसी के तहत 1857 में 3 यूनिवर्सिटियाँ एक साथ बनती हैं आपकी। उस समय पर आपके कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों में 3 यूनिवर्सिटियाँ 1857 में खुलती हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके वुड डिस्पैच की। तो देखिए यह क्या कहता है, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी।
इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। जैसे कि अभी आपको बताया, इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, पश्चिमी शिक्षा है, उसका हमें यहाँ पर विस्तार करना है। यह उनका मुख्य उद्देश्य था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया, जो कि हमने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं अंग्रेज़ों की, उन तीनों में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए तथा इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। यानी कि पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल मदरसा सिस्टम चलता था, वो सब हमें नहीं करना है, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान यानी कि ग्रांट और एड की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। तो देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर वुड्स डिस्पैच। इसकी आपको एक एक लाइन याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। अब हम इसे एक और बार देख लेते हैं। तो देखिए वुड डिस्पैच में क्या क्या कहा गया। तो वुड डिस्पैच जो है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर थे, कौन, चार्ल्स वुड, उनके द्वारा पेश किया जाता है 1854 में। और इसमें भारतीय शिक्षा पर पूरा डिस्कशन था कि क्या सुधार करने हैं, क्या माध्यम होगा, किस प्रकार से हमें भारत में शिक्षा देनी है। और इसे आप क्या कहते हैं, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रस्ताव दिए गए। तो देखिए इसमें प्रस्ताव दिया गया कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था किस प्रकार से जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको एक्सपेंड किया जाए, इंडिया में उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। दूसरा कि जो उच्च शिक्षा है वह इंग्लिश में देनी है, उससे पहले की शिक्षा देशी भाषाओं में देनी है। तीसरी चीज़, जैसे लंदन में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी के आधार पर जो अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों में एक एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय खोला जाना है। इसके अलावा निजी जो लोग हैं या निजी प्रयत्न भी इसमें काफ़ी प्रोत्साहित किए गए, ग्रांट और एड का सिस्टम लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट 5-6 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। किसके बारे में, वुड्स डिस्पैच के बारे में। ये 5-6 पॉइंट हैं इसके जो आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये आपसे पॉइंट्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। यदि आप मेंस देते हैं तो वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ऑप्शन है आपके पास, ए शिक्षा से, बी व्यापार से, सी प्रशासनिक सुधारों से, या फिर ऑप्शन डी सैन्य सुधारों से। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से। इस पर हमने अभी पूरी बात की, एक और बार देखते हैं। तो देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच की हमने बात करी, कब आया था। सबसे पहले यदि यह बात करें तो यह आया आपका 1854 में, 1854 में यह आया था। इसमें जो भारत में शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर काफ़ी बातें कही गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर फैलाया जाए। दूसरा क्या पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था कि जो हायर एजुकेशन होगी, उच्च शिक्षा जो होगी वह अंग्रेजी में दी जाएगी, उससे पहले की शिक्षा देसी भाषाओं में दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है उसी के आधार पर यहाँ पर बंगाल में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में एक एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। और प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपका क्या किया जाएगा, ग्रांट एंड एड दी जाएगी। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। ये सारी हमने बात की थी। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड द्वारा कब, देखिए यहाँ पर डेट भी दी गई है, 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों आदि पर विचार किया गया था।
इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव क्या क्या थे? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना, नंबर 1। फिर नंबर 2, उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और उससे बाकी की देशी भाषा में। फिर तीसरा, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय, प्लस लास्ट पॉइंट याद रखना है, ग्रांट एंड एड देना। ये सारे इसके प्रमुख पॉइंट थे चार्ल्स वुड डिस्पैच के। आपको पूरा वापस इसलिए बताया है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ऑप्शन है ए, बालिकाओं की शिक्षा को, बी, उच्च शिक्षा को, सी, प्राथमिक शिक्षा को, या फिर ऑप्शन डी, तकनीकी शिक्षा को। तो देखिए हंटर कमीशन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस प्रश्न का तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यदि हम बात करें आपके हंटर कमीशन की, तो देखिए हंटर कमीशन कब आया? हंटर कमीशन आया आपके 1882 में। और इसमें क्या था? इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा में जो विकास होना है, उसके लिए इसमें काफ़ी बातें की गई थी। तो आपको यहाँ पर मुख्य चीज़ क्या याद रखनी है कि कब आता है? तो यह आता है आपका 1882 में। और किस पर जोर दिया गया? इसमें जोर दिया गया आपके प्राथमिक शिक्षा को। यदि आप चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो उसमें उच्च शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, लेकिन हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर। अब देखिए यहाँ भी बात कर लेते हैं। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने, तो देखिए किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में, W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त हुआ? ये हंटर की। तो यह भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इसमें किस पर जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। किसमें? हंटर कमीशन या फिर फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो थी कौन सी थी? हंटर कमीशन। अब अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो देखिए ऑप्शन है ए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में, बी, लॉर्ड विलियम वेडरबर्न ने 1885 में, सी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, या फिर आपके पास ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1880 में। तो हमने अभी बात करी थी कि इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन 1882। और जो पहला भारतीय शिक्षा आयोग था, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? W हंटर। ये नाम भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास ए, 15 अगस्त 1903, बी, 15 अगस्त 1904, सी, 15 अगस्त 1905, या फिर ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, जिसे आप क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना कर दी गई। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। क्या चीज़ें हमें याद रखनी है? तो देखिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना होती है। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सेमिनार या मीटिंग आयोजित की जाती है। उसमें राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल स्थापित करने का फैसला होता है। कब? 16 नवंबर 1905 को, और यह स्थापित कर दी जाती है 15 अगस्त 1906 को। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था। ऑप्शन है आपके पास ए, न्यायपालिका से, बी, राजस्व प्रशासन से,
सी शिक्षा से, या फिर ऑप्शन डी पुलिस प्रशासन से। और देखिए यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सैडलर कमीशन, तो यह आपका संबंधित था शिक्षा से। अब यदि हम बात करें सैडलर कमीशन के बारे में, तो देखिए सैडलर कमीशन आपका ये बनता है 1917 में। कब? 1917 में। इससे पहले आपने कौन सा देखा था? इससे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच देखा आपने 1854 में, फिर 1882 में आपने हंटर कमीशन देखा, और अब सैडलर कमीशन आया है आपका 1917 में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सैडलर कमीशन जो है वो 1917 में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर ये किसके लिए था? तो ये विश्वविद्यालयों में कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाना है उसके लिए, या क्या सुधार करने हैं उसके लिए यह बनाया गया था। और इनका एक सुझाव था कि यदि विश्वविद्यालय में हमें अच्छी तरीके से चीज़ें करनी हैं तो उसके लिए हमें जो माध्यमिक शिक्षा है उसे काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। ये इनका विचार था। बची हुई चीज़ें इनकी हम यहाँ पर देखते हैं कि सैडलर कमीशन की क्या क्या सिफारिशें थीं या क्या इनका कहना था। तो देखिए सैडलर आयोग, ये सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम.ई. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि वाइस चांसलर थे, कहाँ के? लीड्स यूनिवर्सिटी के, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम यूनिवर्सिटीज़ एक्ट की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ एक्ट क्या था? यूनिवर्सिटी एक्ट वो एक्ट था जिसके तहत जो अंग्रेज़ सरकार थी वो क्या करना चाहती थी, वो जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो आपके विश्वविद्यालय थे, उन पर सरकारी हस्तक्षेप रखना चाहती थी, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। उसके लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया था। अब यूनिवर्सिटी एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या उसमें चीज़ें थी, उनकी चर्चा हम डिटेल में जब अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री उसकी क्लासेस करेंगे, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये जानना है सैडलर कमीशन क्या था। तो सैडलर कमीशन आपका 1917 में लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष लीड्स यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर थे, उपकुलपति जो थे, यानी कि आपके वो कौन थे? वो थे आपके सैडलर। वो आए यहाँ पर, उन्होंने किसका? कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उसका अध्ययन करना और उस पर रिपोर्ट देना उनका काम था। उन्होंने सजेशन दिया, उनका जो मानना था वो यह था कि यदि यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमें सही करनी है तो उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा है वो हमें मजबूत करनी पड़ेगी। और जो 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट था उसका उन्होंने विरोध किया। उनका कहना था कि इससे शिक्षा का समन्वय अच्छे से विश्वविद्यालय में नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके पास: ए 1919, बी 1917, सी 1921 या फिर ऑप्शन डी 1896। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1917। अब इससे पहले दो कमीशन आप पढ़ चुके हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 और आपका हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन 1917। इनके जो ईयर्स हैं वो भी आपको जरूर याद रखने हैं। किसने किस पर ज़्यादा जोर दिया वो आपको याद रखना है। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने हायर एजुकेशन पर, हंटर कमीशन ने आपकी प्राइमरी एजुकेशन पर, बची आपकी माध्यमिक शिक्षा या मिडिल एजुकेशन उसके लिए किसने जोर दिया, और यूनिवर्सिटीज़ पर सैडलर कमीशन ने। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? ऑप्शन है आपके पास: ए बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सी सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इन 2 लोगों को 1902 में लॉर्ड कर्जन ने
सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया। किसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? टॉमस रेले। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य भी थे। कौन कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी, इनको नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 पारित किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी आपकी यूनिवर्सिटी कमीशन, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रेले। और उसमें 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी, ये उसके 2 भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकॉले संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, या फिर ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकॉले आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित रहा है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकॉले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था और यही वो इंसान था जिसके कहने पर इंग्लिश एजुकेशन जो है वह भारत में चालू कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इंग्लिश एजुकेशन जो है किसके कहने पर यहाँ पर प्रारंभ की गई? तो वह प्रारंभ की गई थी लॉर्ड मैकॉले के कहने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था, यानी कि थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर इसे लिख लेते हैं हम, थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन, यानी कि ऊपर वालों को पढ़ा दीजिए, वे नीचे वालों को अपने आप शिक्षित कर देंगे। ये थ्योरी किससे संबंधित थी? ऑप्शन है ए रेल से, बी शिक्षा से, सी सिंचाई से, या फिर ऑप्शन डी गरीबी हटाने से। और यह आपका RAS प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी संबंधित थी आपके ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। अब यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया था इस थ्योरी में? तो देखिए, इस थ्योरी में लॉर्ड मैकॉले जो था उसने ये थ्योरी दी थी और उसका कहना था कि हमें सिर्फ जो उच्च वर्ग है भारत का उसे शिक्षित कर देना है इंग्लिश में, वो लोग धीरे धीरे जो नीचे वाले लोग हैं उन्हें शिक्षित कर देंगे और इस तरीके से पूरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसका विस्तार हो जाएगा। लेकिन उसने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भारत में काफ़ी भेदभाव था, ऊंच नीच का, जाति का। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग वालों को कैसे शिक्षित करेंगे, ये इसमें ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए ये थ्योरी आपकी फेल हो गई थी, यह ज़्यादा चल नहीं पाया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचेगा। मैकॉले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो उच्च वर्ग है उस चुने हुए वर्ग को हम शिक्षित कर देते हैं, वो वर्ग धीरे धीरे नीचे जो लोग हैं उनको शिक्षित कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं और ये थ्योरी जो है पूरी तरह से फेल हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है आपके पास ए चार्ल्स वुड, बी मैकॉले, सी JL मिल, या फिर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकॉले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन है आपके पास ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी 1882 का हंटर आयोग, या फिर ऑप्शन डी 1854 का वुड डिस्पैच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। और मैकॉले को जो है भारत में
फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र माइन्यूट्स जो हैं उनसे पड़ी। मैकॉले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा मैकॉले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। तो देखिए मैकॉले का मानना क्या था कि जो यूरोपियन एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो ही सबसे बेस्ट है। इंडिया की एजुकेशन बिल्कुल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उनकी इन बातों को ध्यान रखते हुए विलियम बेंटिक ने 1835 में इसके लिए एक एक्ट भी पारित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन है, पहला यहाँ पर आपके पास है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद यानी कि ऑर्थो और एंग्लो जो विवाद था वो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद का जो विवाद था, ऑर्थोडॉक्स और जो एंग्लो थे उनके बीच में जो विवाद था आपस में, वो भी एंग्लिस्ट जो थे उनके और ओरिएंटलिस्ट जो थे प्राच्यविद यानी कि ओरिएंटलिस्ट। तो हमें ये याद रखना है। देखिए क्या है यहाँ पर, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिश। ये यहाँ पर जो ओरिएंटलिस्ट थे ये कौन थे? जो ओरिएंटल भाषाओं को मानते थे, ओरिएंटल लैंग्वेजेस यानी कि संस्कृत, अरबी, फारसी, इनको मानते थे कि ये भी अच्छी हैं, हमारी अच्छी है, वैसे ये अच्छी हैं। और एंग्लिस्टिक कौन थे? जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को सुपीरियर माना करते थे। तो इनके तहत देखिए यदि हम बात करें तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था, उसमें क्या कहा गया था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने हैं किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर भारत में। फिर यदि हम बात करें तो 1823 में जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस बनी थी उसने क्या किया, उसने ग्रांट की जो ग्रांट थी उसकी उसने बात कही गई, उसके द्वारा 1 लाख रुपए ग्रांट की बात इसके द्वारा ही कही गई। फिर यदि हम बात करें तो देखिए लॉर्ड मैकॉले को भी इसके द्वारा ही भारत में भेजा गया और यहाँ पर जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन थी उसके तहत और इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी की गई। फिर जो ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिस्टिक्स का जो विवाद था उसमें उसने भी काफ़ी जो है इसमें सहायता करी थी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 का चार्टर एक्ट भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकॉले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम चुना गया। फिर भारत में आंग्ल यानी कि एंग्लिस्टिक्स शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो, एल्फिंस्टन, जबकि एस.टी. प्रिंसेप जो है प्राच्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि जो अंग्रेज थे उनमें भी आपस में 2 धड़े थे। एक धड़ा था ओरिएंटलिस्ट का जो मानता था कि इंग्लिश भाषा भी अच्छी है लेकिन जो इनकी प्राकृत भाषा है वे भी बहुत अच्छी हैं, और दूसरा एंग्लिस्टिक थे जो कि सिर्फ यही मानते थे कि इंग्लिश भाषा ही सबसे बेस्ट है। तो ये इसके प्रमुख कारण थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक, बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड
डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी एजुकेशन जो थी, अंग्रेजी शिक्षा, वह प्रारंभ की गई, जिस पर हमने काफ़ी बात भी की कि उन्होंने लॉर्ड मैकॉले की जो सिफारिशें थीं उन्हें माना और उन्होंने 1835 में जो उनका प्रस्ताव था मैकाले का, उसे भी पारित कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक जो था, उसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकॉले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एल्फिंस्टन ने किया, जबकि एस.टी. प्रिंसेप जो है वे ओरिएंटलिस्ट थे। ये हमें ये नाम याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन है आपके पास ए 1857, बी 1881, सी 1885 या फिर ऑप्शन डी 1905। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1857 में जो है। देखिए 1854 में आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है जो कहता है कि आपको जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है उसी के आधार पर यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए। तो 3 यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इनकी स्थापना होती है कब? 1857 में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कहाँ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, जो कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, उनमें इनकी स्थापना 1857 में की गई। जिस वर्ष भारत में क्रांति चल रही थी उस वर्ष ही भारत में 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई। तो आप इस पॉइंट को सीधा सीधा ऐसे याद रख लें। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है आपके पास ए दयाराम गिंडूमल, बी D.K. कर्वे, सी रमाबाई, डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी D.K. कर्वे। और देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट वुमेन कॉलेज मुंबई में किसकी मदद से स्थापित हुआ? तो D.K. कर्वे की मदद से स्थापित किया गया था। कब? यदि हम इसकी बात करें तो यह स्थापित हुआ आपका 1916 में। अब देखिए यहाँ पर हम विस्तार में बात करेंगे इसकी। D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके बारे में हम जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर भी बात करेंगे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना भी की। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और वर्ष 1958 में उन्हें इसके लिए भारत रत्न भी दिया गया। किसे? D.K. कर्वे को। तो हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें D.K. कर्वे के बारे में। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे आपके सामाजिक सुधार आंदोलन वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि इन्होंने बम्बई में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी यानी कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में खोला। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। विधवा विवाह के लिए इन्होंने काफ़ी काम किए, जैसे विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली, 1896 में विधवा गृह की स्थापना की, स्वयं एक विधवा से विवाह किया और इसके लिए इन्हें 1958 में भारत रत्न दिया गया। कब? 1958 में। अगला प्रश्न देखते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन है आपके पास ए जस्टिस रानाडे, बी फिरोज शाह मेहता, सी B.G. तिलक या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की गई थी, जिसे आज आप मॉडर्न रूप में जानते हैं फर्गूसन कॉलेज पूना के नाम से। बहुत ही एक बड़ा और बहुत ही नामी वो कैंपस है, कॉलेज है, फर्गूसन कॉलेज पूना। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी यदि हम इसकी बात करें तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः
न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में कौन कौन थे? वी.के. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, एम.बी. नामजोशी, गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। तो ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन है आपके पास: ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज, या फिर ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो है वह सबसे पहले इनमें से की गई थी। और देखिए कब स्थापना हुई हिंदू कॉलेज कलकत्ता की? 1817 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1817, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अब देखिए इनके बारे में यदि हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय जो कि आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज जो कि आपका अजमेर में है 1875 अजमेर में स्थापित किया गया। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि जो आज के समय में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप जिसे जानते हैं AMU, उसकी स्थापना 1875 अलीगढ़ में की गई एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपके हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में की गई। किसके द्वारा की गई यदि हम इसकी बात करें तो यह की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और इसके अलावा मेयो कॉलेज 1875 अजमेर, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ 1875 आज आप उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और दिल्ली कॉलेज 1824 में स्थापित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ भी लिख लें, दिल्ली कॉलेज 1824, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल 1875, मेयो कॉलेज 1875, इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ऑप्शन है इसके: ए 1876, बी 1891, सी 1875, या फिर ऑप्शन डी 1874। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास: ए आगरा में, बी कलकत्ता में, सी पटना में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ इन दोनों के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में स्थापित किया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान हैं और संस्थापक हैं, उनके युग्म दिए गए हैं। पहला है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, दूसरा कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर वेलेस्ली। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही हैं? और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्या है? ए 1 और 2 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी केवल 3 सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका यदि हम देखें बनारस संस्कृत कॉलेज, तो यह विलियम जोन्स के द्वारा नहीं जबकि जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसे जोनाथन डंकन ने स्थापित किया था। विलियम जोन्स ने तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल करी थी। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ASB यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता मदरसा, तो यह यदि हम बात करें
तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली, तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली ने नहीं किया था, रिचर्ड वेलेस्ली जो था उसके द्वारा किया गया था। तो यदि सिर्फ वेलेस्ली आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर भी यदि हम देखें, बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, शुरुआत में ही हमने बात करी, कब, 1791। दूसरा कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स 1780। तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली, रिचर्ड वेलेस्ली सन 1800 में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा। बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। या फिर ऑप्शन डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इसके लिए किसने? रिचर्ड वेलेस्ली। तो देखिए आपको आर्थर वेलेस्ली नहीं, नाम याद रखना है, किसने? रिचर्ड वेलेस्ली ने स्थापित किया, कब? सन 1800 में। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला दिया गया है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन क्या है आपके पास? ए, केवल 1, बी, केवल 2 सही है, सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम कथनों को देखें तो पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को। तो देखिए 10 जून नहीं, 10 जुलाई 1800 को, तो यह आपका गलत हो गया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, यह आपका सही है। तो यहाँ पर केवल सेकंड ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने ही आपके BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। कब? तो देखिए इसकी स्थापना 1916 में करी उन्होंने, BHU की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए, मदन मोहन मालवीय, बी, महाराजा विभूति नारायण सिंह, सी, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। तो देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, किसने बनाया था यह तो सबको पता है, मदन मोहन मालवीय, लेकिन उसकी जो उद्घाटन है, शिलान्यास है, वह किसने किया? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने उसका शिलान्यास किया था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। और यही वह समय था, बनारस BHU जो थी उसका उद्घाटन जब पहली बार महात्मा गांधी सार्वजनिक रूप से कहीं दिखे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ऑप्शन है आपके पास, ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़,
बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, BHU वाराणसी जो है उसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। कब बनी थी? तो यह बनी थी आपकी 1916 में, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके प्रश्न किस पर? भारत में शिक्षा के विकास को लेकर। ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम अपना नया चैप्टर करेंगे जो कि होगा भारत में प्रेस का विकास, जो कि आपका थोड़ा एक बड़ा चैप्टर है, 2 एक क्लास उसमें लगभग रहेंगी आपकी।